नमस्कार दर्शकों, आज आपका हमारे चैनल पॉली चर्चा पे एक बार फिर स्वागत है। तो हमारे साथ बैठी हैं आज लक्ष्मीबाई कॉलेज के प्रिंसिपल यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली प्रोफेसर लता शर्मा जी। तो आज हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि कैसे नारी सशक्तिकरण को साथ में लेते हुए मॉडर्न एजुकेशन को जोड़कर देश की सशक्त बेटियों को ये कैसे तैयार करनी है। तो सबसे पहले मैम, आपका हमारे चैनल पॉली चर्चा पे बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरा इंटरव्यू लेने के लिए, और आप सभी को नमस्कार। जी मैम। तो मैम, जैसे आज के समय में जो है शिक्षा लड़का हो या लड़की दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पर आप जैसे कि आजकल की स्कीम्स देखेंगी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो इससे ये पता चलता है कि आज के समय में लड़कियों के लिए खास करके पढ़ाई लिखाई शिक्षा जो है कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप कैसे देखती हैं एज अ वुमेन कि एजुकेशन जो है, शिक्षा जो है हमारी बेटियों के लिए कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है? शिक्षा सभी के लिए महत्वपूर्ण है, बेटा हो या बेटी। किसी समय में ये डिफरेंस मेंटेन किया जाता था कि बेटियों को शिक्षा नहीं देनी है या कम देनी है। उनके दिमाग में शायद ये था कि उस समय बेटियां नौकरी नहीं करती थीं, घर से बाहर नहीं निकलती थीं, और कुछ काम बेटों के लिए ही डिसाइडेड थे कि लड़के ही करेंगे, और इसलिए बेटियों की पढ़ाई पर ज़्यादा समय और फोकस नहीं रखा जाता था। बट आज के समय में बेटियां घर से बाहर निकल रही हैं, इंडिपेंडेंट होना चाहती हैं, होती भी हैं, और उसके लिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है कि आपको कुछ भी घर से बाहर करना है या कोई अपना शौक़ पूरा करना है या कहीं अपना करियर बनाना है, तो उससे पहले शिक्षा तो होनी ही चाहिए। जी मैम, धन्यवाद मैम। मैम, दूसरा सवाल जैसे मेरा आपसे होगा कि जब हम आपके प्रांगण में आए तो रानी लक्ष्मीबाई जी की जो विशाल मूर्ति हमने देखी, तो उसको देखते ही एक अलग ही अनुभव हमने महसूस किया। तो वो देख के एक अलग ही ऊर्जा हमारे अंदर आई। तो मैम, यही मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपका जो एक कॉलेज है देश की और भी रानी लक्ष्मीबाई को कैसे प्रोड्यूस कर रही है, कैसे उन्हें और सशक्त बना रही है, कैसे उन्हें आत्मनिर्भर बना रही है, तो इसमें आपके कॉलेज का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है? रानी लक्ष्मीबाई के बारे में आप सभी जानते हैं। चाहे उन्होंने फॉर्मल स्कूली शिक्षा नहीं ली, लेकिन शिक्षा तो ली। सभी को पता है उन्हें हथियार चलाना आता था, सभी को पता है उन्हें घुड़सवारी आती थी, तो शिक्षा तो थी ना। जिस तरह की शिक्षा की उस समय ज़रूरत थी, उनको ज़रूरत थी और उनका शौक़ था, वो शिक्षा उन्होंने ली, और उसी शिक्षा के दम पर वो अंग्रेज़ों से मुकाबला कर सकी। तो लक्ष्मीबाई कॉलेज में हमारे बच्चे डर कर जिए, वो तो नहीं हो सकता। उनको भी उतना ही कॉन्फिडेंट बनाना है जितनी रानी लक्ष्मीबाई थी। जी जी मैम, हमें उम्मीद है कि यहाँ की बेटियाँ जो है और भी आगे रानी लक्ष्मीबाई का जो नाम है वो ऊंचा करेंगी। आगे क्वेश्चन पे अगर हम बढ़ते हैं तो मैम, आज के समय में जो है फिनेंशियल इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आपका कॉलेज क्या प्लेसमेंट हुआ या फिर क्या इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ जो है बच्चों को दे रहा है, जिसके वजह से जो यहाँ की बेटियाँ हैं वो फिनेंशियली इंडिपेंडेंट हो पाए? क्योंकि पहले के समय में आपने जानती ही होंगी कि जितनी भी फीमेल होती थी अपने घर के जो मेल फिगर थी उन पे डिपेंडेंट थी, फिनेंशियल के मैटर में तो सबसे ज़्यादा। तो आपको क्या लगता है कि आपके कॉलेज ने वो क्या इंटर्नशिप या प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ दी हैं जिसकी वजह से यहाँ की जो बेटियाँ हैं वो अब फिनेंशियली इंडिपेंडेंट हो पा रही हैं? पिछले कुछ सालों से हमारा कॉलेज प्लेसमेंट में काफ़ी एक्टिव प्लेसमेंट सेल हमारा रहा है, और हर साल हम जॉब फेयर कॉलेज में करते हैं, और इसके अलावा करियर गाइडेंस, करियर काउंसलिंग के भी वर्कशॉप्स करवाते रहते हैं। स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट्स भी मिले हैं, कुछ कंपनीज रिपीटेडली भी आती रहती हैं, बच्चे अपने आप भी ट्राई करते हैं प्लेसमेंट का, और अच्छा पैकेज उनको मिलता है। ओवर द ईयर्स इंटर्नशिप्स में भी नंबर ऑफ़ इंटर्नशिप्स विच आर बीइंग डन बाय दी स्टूडेंट्स वो भी बढ़ा है। न सिर्फ समर इंटर्नशिप्स, बल्कि आईएपीसी के अंडर जहां एक सेक पेपर के बदले उनको इंटर्नशिप करनी है, उसमें भी बच्चों की रुचि बढ़ रही है, और उस इंटर्नशिप की वजह से आगे उनको डायरेक्टली प्लेसमेंट भी मिली है। कुछ स्टूडेंट्स को इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस, इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स में भी काम करने का मौका मिला थ्रू दैट इंटर्नशिप। ओके, थैंक यू मैम। तो मैम, जैसा इस कॉलेज का नाम है रानी लक्ष्मीबाई के ऊपर, तो वो खुद एक बहुत अच्छी वॉरियर थी, पर आज के समय में जैसा कहा जाता है कि जो महिलाएं हैं पुरुषों के मुकाबले थोड़ी कम फिजिकली एक्टिव रहती है या फिजिकली थोड़ी वीक रहती है, लेकिन क्योंकि इस कॉलेज पे का नाम भी रानी लक्ष्मीबाई के ऊपर है जो बहुत अच्छी एक वॉरियर थी,
तो यहाँ पे पढ़ाई के अलावा क्या एनसीसी वगैरह है या कोई स्पोर्ट्स फैसिलिटी या फिर आप कह सकते हैं मार्शल आर्ट लर्निंग वगैरह कुछ है जिससे जो यहाँ की बेटियाँ हैं वो भी रानी लक्ष्मीबाई की तरह एक अच्छी वॉरियर बन पाए, सेल्फ डिफेंस वगैरह सीख पाए, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हमारी एनसीसी यूनिट को पिछले साल लेफ्टिनेंट गवर्नर से सेकंड बेस्ट यूनिट का अवार्ड मिला था। जी मैम। तो ऑब्वियसली ऐसे ही नहीं मिला होगा, जी मैम। लड़कियां अच्छा कर रही हैं एनसीसी में तभी मिला था। तो एनसीसी के थ्रू सेल्फ डिफेंस वर्कशॉप्स भी होती रहती हैं, फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट है, स्पोर्ट्स में भी हमारे स्टूडेंट्स नेशनल इवन इंटरनेशनल प्लेयर्स भी रहे हैं। तो सभी गेम्स, कबड्डी है, खो खो है, इवन आर्चरी, बॉक्सिंग, तो ऐसे सभी गेम्स जो उनको सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देते हैं वो हम यहाँ उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। तो सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग ऑटोमेटिकली भी बच्चे वहाँ से लेते हैं। उसके अलावा जनरल स्टूडेंट्स के लिए जो एनसीसी नहीं कर रहे या स्पोर्ट्स नहीं कर रहे, उसके अलावा जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी हम टाइम टू टाइम सेल्फ डिफेंस की वर्कशॉप करवाते रहते हैं और रिपीटेडली करवाते हैं ताकि हर बार नए बच्चे उस चीज़ को सीख सकें। जी मैम, जानकर अच्छा लगा कि आपके यहाँ पे एकेडमिक्स के अलावा भी और चीज़ों पे बिल्कुल। बहुत ध्यान दिया जा रहा है। तो मैम अगला प्रश्न मेरा आपसे ये रहेगा कि आपकी जो कॉलेज है वो किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी एनजीओ से जुड़ी है जो वुमेन और चिल्ड्रन डेवलपमेंट के लिए आगे हेल्प करता है? डायरेक्टली हम इस तरह से नहीं जुड़े हैं, लेकिन हमारा एनएसएस यूनिट है। एनएसएस यूनिट डिफरेंट एनजीओज़ को कनेक्ट करके और अलग अलग एनजीओज़ को टाइम टू टाइम उनके साथ प्रोग्राम्स भी करवाते रहते हैं। आज अगर आप कॉलेज आए हैं तो आपने देखा होगा ब्लड डोनेशन कैंप भी था। तो हॉस्पिटल्स के साथ ब्लड डोनेशन कैंप और हेल्थ चेकअप का आज अरेंजमेंट किया हुआ था। इस तरह से फिर ओल्ड एज होम्स में भी बच्चे जाते हैं तो डिफरेंट एनजीओज़ को कनेक्ट करते हैं, रोटरी क्लब के थ्रू और लायंस क्लब के थ्रू और भी एनजीओज़ हैं। तो एनएसएस ओवर द ईयर अपनी डिफरेंट एक्टिविटीज़ फेज आउट करके और डिफरेंट एनजीओज़ इंस्टेड ऑफ कनेक्टिंग विद वन सिंगल एनजीओ, तो क्योंकि हर एनजीओ का भी एक स्पेसिफिक पर्पस है, तो बच्चों को सब तरह की सोशल सर्विसेज में एक्सपीरियंस देना हमारा मोटो है। तो अलग अलग एनजीओज़ के साथ अलग अलग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होकर बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। अभी सेवा भारती के साथ जैसे इंटर्नशिप का भी हमारे साथ एमओयू है, तो उसमें सेवा भारती में बच्चों को समाज सेवा करना ही सिखाया जाता है। तो वो डिफरेंट ओल्ड एज होम में, हॉस्पिटल्स में सीनियर फीमेल्स को कैसे घर का काम में कोई इंडिपेंडेंट कैसे करना है, उस तरह की एक्टिविटीज़ बच्चों को पढ़ाना है। तो वहाँ भी तरह तरह की वो ट्रेनिंग हमारे स्टूडेंट्स को देते हैं। जी मैम, तो मैम हर कॉलेज में जैसे इंटरनल कंप्लेन कमेटी होती है, पर बहुत से बच्चों का ये कहना होता है कि काफ़ी टाइम पोर्टल एक्टिव नहीं होता है या फिर वो कंप्लेन कर रहे हैं पर वहाँ से कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं आती है। तो इसी पे मैम मेरा रहेगा क्वेश्चन कि वुमेन सेफ्टी को लेकर आपके कॉलेज में जो इंटरनल कमेटी है वो कैसे काम करती है, उसका क्या प्रोसीजर है? अगर आप किसी को कंप्लेन फाइल करना है, सिर्फ कॉलेज के अंदर ही अगर उनके साथ कुछ हुआ है, सिर्फ वो सारे किस्से जो है मतलब वो सारे केसेस वगैरह नोट्स होते हैं या फिर कॉलेज के बाहर भी अगर आपके स्टूडेंट्स के साथ कुछ हो रहा है? देखिए, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी एक लीगल गाइडलाइंस है कि वो किस तरह से बनाई जाएगी और वो किस तरह से काम करेगी। तो इसी के अकॉर्डिंगली हम अपनी इंटरनल कंप्लेंट कमेटी मेंबर्स डिसाइड करते हैं। उसमें 2 स्टूडेंट्स भी होते हैं और 2 स्टूडेंट्स हमेशा इलेक्शन के थ्रू होते हैं, तो वोटिंग के थ्रू सेलेक्ट किए जाते हैं। वो हमारे जो गाइडलाइंस हैं एग्जैक्टली वही फॉलो करते हैं। उनके नाम हमेशा वेबसाइट पर डिस्प्लेड रहते हैं, फ़ोन नंबर भी डिस्प्लेड रहता है और एक इंटरनल कंप्लेंट कमेटी का बोर्ड है यहीं ऑफिस के बाहर, वहाँ पर भी उनके नाम और डिटेल्स डिस्प्लेड रहती हैं। तो कोई भी स्टूडेंट कभी भी उनको कांटेक्ट कर सकता है। किसी की भी कंप्लेंट आती है रिटर्न में तो उसको हमेशा फॉलो अप किया जाता है, प्रॉपर प्रोसीजर के थ्रू सारा उसकी कंप्लेंट को सुना जाता है और जो भी डिसीजन लेना है, एक्शन लेना है, उस पर एक्शन भी होता है। तो कोई भी कंप्लेंट हम ऐसे ही इग्नोर नहीं करते हैं क्योंकि एक बहुत सेंसिटिव इशू है, इग्नोर हमें नहीं करना चाहिए। और इंटरनल कंप्लेंट कमेटी में आपको ये भी बता दूं, जो हमारे अभी एक मेंबर हैं वो सर्टिफाइड नेशनल पॉश ट्रेनर, तो वो और जगह जाके भी ट्रेनिंग देते हैं। तो हमारे कॉलेज में वो वर्कशॉप्स भी कराते हैं इसकी नॉलेज से रिलेटेड कि आपको क्या क्या
चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए सो दैट देर इज़ नो सच कंप्लेंट लाइक सेक्सुअल हरेसमेंट। तो उस तरह की ट्रेनिंग और वर्कशॉप्स भी हमारे यहाँ होती हैं, नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए भी, टीचर्स के लिए भी, और स्टूडेंट्स को भी इन्फॉर्म करते हैं उसके थ्रू। धन्यवाद मैम। मैम, आपके अकॉर्डिंग कॉलेज स्टूडेंट्स में लीडरशिप स्किल्स, बेटर डिसीजन मेकिंग डेवलप करने में किस तरह से रोल प्ले करता है? कॉलेज कैसे अपने बच्चों को कॉन्फिडेंटली डिसीजन लेने के लिए इनकरेज करता है? कॉलेज में जितनी भी स्टूडेंट सोसाइटीज़ हैं, हम वहाँ इंकरेज करते हैं कि डिसीजन स्टूडेंट्स के साथ मिलकर हों। टीचर्स अपने आप से कोई डिसीजन नहीं लेते हैं। स्टूडेंट ऑफिस बेयरर्स हर सोसाइटी में हैं, चाहे वो किसी भी तरह की, चाहे म्यूज़िक एंड डांस सोसाइटी है या कोई एकेडमिक जैसे डिबेटिंग सोसाइटी है या प्रयास सोसाइटी है या थिएटर सोसाइटी है। जहाँ भी स्टूडेंट्स का इन्वॉल्वमेंट है, इवन डिपार्टमेंट सोसाइटीज़ हैं, वहाँ स्टूडेंट ऑफिस बेयरर्स हैं, और हम कोशिश करते हैं कि उनके भी बाकायदा इलेक्शंस हों, और जहाँ डूसू का और स्टूडेंट यूनियन का इलेक्शंस होता है, साथ साथ उनका भी प्रॉपर इलेक्शन हो, इलेक्टेड मेंबर्स हो, और फिर वो सारे साल डिसीजंस जो भी प्लानिंग करते हैं उन डिसीजंस में टीचर के साथ इक्वल पार्टिसिपेंट होते हैं। कोशिश हम यही करते हैं कि पहले वो प्रपोजल डिसाइड करें कि क्या एक्टिविटीज़ करानी है, तो उनकी लीडरशिप क्वालिटी और प्रोग्राम डिसाइड होने के बाद भी हम स्टूडेंट्स को फ्रंट में करते हैं। इवन सेमिनार्स एंड कॉन्फ्रेंसेस ऑर्गेनाइज करने के लिए स्टूडेंट्स की टीम बनाई जाती है अलग अलग, सो दैट दे आर एबल टू हैंडल डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़, दे लर्न आउट ऑफ दैट एक्सपीरियंस। वर्क प्लेस की बात करें तो मैम, फीमेल्स को लेकर, महिलाओं को लेकर अलग अलग जेंडर स्टीरियोटाइप देखने को मिलता है। तो आप इस चीज़ पे क्या कहना चाहेंगी? हम कैसे इस जेंडर स्टीरियोटाइप को ब्रेक करें और विमेंस के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हैं? स्टीरियोटाइप कोई भी ब्रेक करने के लिए ज़रूरी है कि जो जिन लोगों का माइंडसेट उस स्टीरियोटाइप थिंकिंग वाला है, पहले उनका माइंडसेट चेंज करना है। हमें समझ में आ रहा है कि हमें ये काम हम कर सकते हैं इरिस्पेक्टिव ऑफ अवर जेंडर, लेकिन दूसरे जेंडर को वो समझ में अगर नहीं आ रहा है तो उस जेंडर को ट्रेनिंग की ज़रूरत है, उसको वर्कशॉप दिलाने की ज़रूरत है। एंड समटाइम्स वी फोकस मोर ऑन ट्रेनिंग ऑफ फीमेल्स ओनली रादर देन गिविंग एनी ट्रेनिंग टू मेल मेंबर्स। तो उनकी माइंडसेट चेंज होना उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना हमारा माइंडसेट चेंज होना। पहले फीमेल्स का माइंडसेट भी नहीं चेंज हो रहा था, धीरे धीरे चेंज हो रहा है, क्योंकि सामने चीज़ें दिख रही हैं कि हाँ हम कर सकते हैं, तो और फीमेल्स भी आगे आ रही हैं कि हाँ हम कर सकते हैं। लेकिन मेल्स का माइंडसेट अभी भी चेंज नहीं हो रहा। तो जब तक मेल्स का माइंडसेट भी उतना ही चेंज नहीं होगा, ये स्टीरियोटाइप चीज़ें चलती रहेंगी। तो अब फोकस करने की ज़रूरत उनके ऊपर है कि उनका माइंडसेट चेंज किया जाए। माइंडसेट चेंज करने के लिए सिर्फ वर्क प्लेस ही नहीं चाहिए, घर से भी ट्रेनिंग चाहिए। जब घर में हम कहते हैं कि बेटी बर्तन मांज दे, बेटा नहीं मांजेगा, तो ट्रेनिंग तो गड़बड़ हमने वहीं से कर दी। वो लड़का है इसलिए बर्तन नहीं मांजेगा, क्यों? तो जो काम बेटी कर रही है वो काम बेटा भी करे, जब बेटी वो काम कर रही है जो बेटा कर रहा है। तो काम को हम जेंडर के बेसिस पे डिवाइड करने की बजाय काम कौन कितना कर सकता है, कब किसके पास टाइम है, कब किसकी कितनी कैपेबिलिटी है, उसके अकॉर्डिंगली डिवाइड करें तो वो बेहतर रहेगा। धन्यवाद मैम। जैसा कि आपने मैम माइंडसेट की बात करी कि सोसाइटी में अलग अलग माइंडसेट है, तो मैम आपके हिसाब से वुमेन एम्पावरमेंट के लिए ज़्यादा ज़रूरी क्या है? लोगों की माइंडसेट को चेंज करना या फिर वुमेन्स के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, एजुकेशन ये प्रोवाइड करना? दोनों ही ज़रूरी है, उतनी ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप माइंडसेट चेंज कर देंगे, अपॉर्चुनिटी नहीं है तो चाहते हुए भी हम नहीं कर सकते। अपॉर्चुनिटीज़ हैं लेकिन माइंडसेट नहीं है, तो उनको घर के लोग करने नहीं देंगे और फीमेल भी बैठ जाएगी कि भाई फैमिली मेम्बर्स एग्री नहीं कर रहे हैं, सो लेट्स फॉरगेट इट। हमारे यहाँ एक स्टूडेंट थी, शूटिंग हमारे यहाँ स्पोर्ट्स में एक स्पोर्ट है शूटिंग, पूरी फैसिलिटीज़ हैं। उस बच्चे का इच्छा हुई, उसने की, इतनी अच्छी की कि वो कंपटीशन के लिए सेलेक्ट हो गई थी। उसके पेरेंट्स को पता लगा तो उन्होंने कहा हम इसका कॉलेज से नाम कटवा देंगे अगर ये शूटिंग करेगी, क्योंकि सब रिश्तेदार कहेंगे कि ये गोली चलाती है। तो अपॉर्चुनिटी थी, माइंडसेट नहीं था, और माइंडसेट चेंज भी कर दिया, बच्चे को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी तो लाइफ तो निकलती जाएगी। तो दोनों ही चीज़ें साथ साथ होनी ज़रूरी हैं। धन्यवाद मैम।
And now let's talk about AI and technology. अब हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि AI अभी के समय AI एवरीवन इज यूजिंग AI इतना पावरफुल है कि स्टूडेंट्स अपने एनी असाइनमेंट वर्क जब वो कोई क्रिएटिव वर्क करते हैं प्रेजेंटेशंस बनाते हैं तो ऑलवेज वो AI का इस्तेमाल करते हैं। तो मेरा पहला प्रश्न ये मैम, व्हाट डू यू थिंक कि AI रियली हेल्पफुल है उन स्टूडेंट्स के लिए जो अपने असाइनमेंट्स प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करते हैं थ्रू AI यूजिंग, या स्टूडेंट्स के AI, क्या ये AI और भी ईजियर बना रहे हैं स्टूडेंट्स के स्टडी को, या और भी हैम्पर कर रहा है स्टूडेंट के क्रिटिकल थिंकिंग और उनके क्रिएटिविटी को? किसी भी आप टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं तो उसको सही तरीके से यूज़ करना हमारे हाथ में है। आपने AI से असाइनमेंट बनवा लिया, AI के पास इंफॉर्मेशन कहाँ से आई? जो इंफॉर्मेशन उसको फीड की गई है उसी के बेसिस पे उसने आपका असाइनमेंट बनाया। Where is the confirmation that the information provided to machines was correct? How do you know? उसने वो समरी बना के दे दिया, आपने उसको सच मान लिया, बट आपने कंफर्म किया कि ये समरी ठीक है कि नहीं, एंड वेदर दैट सूट्स यू और नॉट। उसने अपने दिमाग से बनाई है, हमें अपने दिमाग को इस्तेमाल करना है। यू मे गेट सम इंफॉर्मेशन बट यू हैव टू कंफर्म दैट इंफॉर्मेशन इज करेक्ट, वेदर इट इज़ फ्रॉम ऑथेंटिक सोर्सेज और नॉट। इट्स मशीन में हम डेटा जो फीड करते हैं उसी डेटा को वो ऑपरेट करके और उसको एक पर्टिकुलर वे में प्रेजेंट कर देता है जिसमें हम चाहते हैं। प्रेजेंटेशन इज़ फाइन, सम आइडियाज़ you can take from that, but ultimately as human being we have to use our knowledge, our brain to decide what is right and what is wrong, what is correct, what is incorrect. मशीनें पहले भी थी, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई थी, सडनली मशीन्स आई थी, but ultimately to operate those machines humans were there. They were taking a decision which work will be done by which machine and how and in what way. Machines were not taking the decisions. But if we depend on machines to the extent that they will take the decision and we are 100% sure कि जो ये decision कर रहा है वो ठीक है, तो फिर human और उसमें तो कोई फ़र्क ही नहीं रहा। हमारी knowledge, हमारी perception, हमारी wisdom वो तो AI के पास नहीं है। Yes, you are definitely right, ma'am. इवन स्टूडेंट्स बहुत बार सिर्फ स्टूडेंट्स ही नहीं, यंग प्रोफेशनल्स एंड इवन ऑफिस वर्कर्स भी अभी AI का इतना इस्तेमाल कर रहे हैं कि वो अपने वर्क को इतना ईजियर बना रहे हैं, दे बिकम लेजी। सो मैम, ऐसा कोई स्पेसिफिक सम एथिकल बाउंड्री होनी चाहिए कि जब हम AI का इस्तेमाल कर रहे हैं इन AI से, लाइक एजुकेशन सेक्टर और समथिंग? एथिकल बाउंड्रीज हर फील्ड में होनी चाहिए, बिना उसके कोई भी सिस्टम और सोसाइटी रन करना मुश्किल हो जाता है। तो AI जब हम यूज़ करते हैं, मे बी इट्स टेकिंग नॉलेज फ्रॉम समबडी एल्स, किसी और का काम था, हमें वो नहीं बता रहा कि किसका काम था, सो प्लेजरिज्म इज़ देयर विच इज़ रॉन्ग। आपका ओरिजिनल कंसेप्ट, ओरिजिनल आइडिया नहीं है, आपने किसी और का बोरो किया। इंटेलेक्चुअल राइट्स किसी के पास है, वो भी वो नहीं बताएगा, आपको प्रेजेंट कर दिया, आपने यूज़ कर लिया, कल को आप ही प्रॉब्लम में फंसेंगे। तो AI के ऊपर डिपेंड उतना ही करिए जितना वो आपके लिए हेल्पफुल है। बियॉन्ड अ लिमिट अपने ओरिजिनल आइडियाज़, अपनी नॉलेज को इम्पोर्टेंस दीजिए, मशीन्स को नहीं। व्हेन ह्यूमन बीइंग शुड बी ऑलवेज बी more important than machines. Human beings should be able to take final decision, not the machine. Yes. मैम, अभी इन टुडेज लाइफ डिजिटल एरा इतना इन्फ्लुएंस हो चुका है कि लाइक इस समय आप कौन सा एक ऐसा स्किल प्रेफर करेंगी ड्यू टू सम एनी AI सेक्टर? सो मैम, ऐसा एक कौन सा स्किल होना चाहिए जो कि लाइफ लॉन्ग हम इसको सस्टेन कर पाए इन द AI era? The skill will depend upon ultimately in which field you are going. Only thing I will say is that you can learn any skill anytime on the basis of situation, but we should be willing to change. That skill is important. Having a mindset of not changing is not going to help. So basic skill of keep learning throughout life and relearning, same thing which we were doing earlier in different way. Because of the technology, now we are doing it differently. काम वही है, पहले हम रजिस्टर पर लिख के कर रहे थे, अब कंप्यूटर पे कर रहे हैं। बट इफ़ वी से कि हम तो रजिस्टर पे ही करते रहेंगे and don't update ourselves,
with the technology, then it's not going to help us. So for along with any skill, there is no fixed set of skills, but openly we should be prepared to learn whatever comes, whatever technologies are coming. And even technology learning is unlimited, if you say. So you can't just enter in every field. Whatever is the requirement for your career, your area of interest, we should focus on that only, instead of bothering about that everybody is doing this, so therefore we should do this. No, everybody is doing this, तो वो उसके बाद तो उसकी भी तो सप्लाई बढ़ गई. जब सप्लाई बढ़ गई तो डिमांड अपने आप कम हो जाएगी आपकी. सो यू लर्न सम स्किल सेट विच इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स. So you have to be proactive in finding out what is going to be more important in future rather than what is currently required. वो तो पहले से ही करना है ना. तो जब फ्यूचर में जिस चीज़ की डिमांड आएगी वो आपको अगर पहले से आता है, then you are better prepared than others. तो स्किल, फिक्स्ड स्किल हम नहीं कह सकते कि यही आना चाहिए, but you should be alert what opportunities are there, what is going to happen in future, what dynamics are there, what changes are predicted. Accordingly, you should be prepared to accept that change and learn the change in the initial stages itself, rather than waiting for others to first learn and then अच्छा वो भी कर रहा है तो मैं भी कर लूँ. Not like this. Why not be front runners? कि मैंने एक काम किया है, अच्छा किया है, let others do it. I think your insights really helpful for the students. Thank you. Now come to our rapid fire session. So ma'am, that's a rapid fire session. So our first question is, one quality every young woman should have. Confidence. Nice. One female leader you admire. Nirmala Sitharaman. Nice. Nice ma'am. One advice you wish you had received as a student. Okay. As student, we focus more on academics. So I always feel that in addition to academics, skill development, personality development, we should have focused on. One change you want to see in higher education. In higher education, further need for practical education is required. More focus, although things have improved, but still more focus on practical aspects of education. Okay ma'am. Ma'am, confidence or competence, what comes first? Both. Without the other, first is incomplete. Okay ma'am. One word that defines an empowered woman. Independent decision making power. One stereotype about women you wish society would leave behind. ये लड़कियों का काम नहीं है. Amazing ma'am. This was amazing really. I think ma'am, your valuable insights and which advice you do to the students, it's really helpful and really fruitful to the students who are seen. Thank you everyone. Thank you ma'am. Thank you so much. Thanks a lot. If anyone have any doubts regarding the and campus related news update, so please connect it to the Polycharcha YouTube channel. Be coming with next episode.